वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना, रिक्वेस्ट, अरदास, विनती, निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका वन स्टॉप स्टडी में। मैं हूं आशुतोष मिश्रा और मैं लेकर आया हूं एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री का 9वां अध्याय। आइए बिना कोई समय गंवाए शुरू करते हैं। 9वां चैप्टर है नए साम्राज्य और राज्य। इसमें भूमिका बांधी गई है कि एक बच्चा है, अपने स्कूल के नाटक में राजा का रोल करने वाला है। वो सोचता है कि उसे अपनी मूंछों पे ताव दे के हाथ में लकड़ी या नकली तलवार लेके घूमने में बड़ा अच्छा लगेगा। फिर उसे पता चलता है कि उसे एक्टिंग के दौरान बीड़ा भी बजानी है। तो वो सोचने लगता है कि ऐसा कौन सा राजा था जो संगीतज्ञ भी था, बीड़ा भी बजाता था। और ऐसे इन्होंने गुप्त साम्राज्य के बारे में भूमिका बांधी है। क्या बताती है प्रशस्तियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेर द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है। तो इसमें यह दिखाया गया कि जो अरविंद नाम का बच्चा जो स्कूल में नाटक करने जा रहा था, उसे एक राजा का रोल निभाना था। वो समुद्रगुप्त थे जिन राजा का रोल उसे निभाना था। और समुद्रगुप्त के बारे में जो है हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुद एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। उस अभिलेख को हरिशेर नाम के मंत्री थे, वो कवि भी थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। वो उन्होंने एक काव्य के रूप में उसको रचा था, उसकी रचना की थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा या फिर तारीफ करना। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे भी पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि गौतमी पुत्र शातकर्णी की प्रशस्ति जो है उनकी माता गौतमी बलश्री ने दान किया था। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। मतलब गुप्त काल में ज्यादा प्रशस्तियां लिखी जाने लगी। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति आओ देखें। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। तो यहाँ पे जो है प्रशस्ति में बहुत तारीफ की गई है समुद्रगुप्त की। थोड़ा सा हिस्सा जो है यहाँ दिया गया है। इसमें दिया गया है योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। मतलब यहाँ पे जो है बेसिकली उन्हें बहुत ही बहादुर योद्धा दिखाने के लिए या बहुत ही बहादुर योद्धा बताया गया है। अगर मानचित्र 7 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तो पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। आइए देख लेते हैं। पहले ये रहा मानचित्र। यहाँ पे ये एरिया जो है हरे रंग में है। यहाँ पे कुछ ये बैगनी रंग वाला एरिया दिख रहा है हमें, इधर नीले वाला हिस्सा दिख रहा है और ये लाल वाले बिंदु इनकी बात कर रहे थे। आइए अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं। कह रहा है यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिशेर 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र जो है आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल एवं उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण वंश तथा शाक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया था। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। पहला इन्होंने कहा है कि हरे रंग से रंगा हुआ जो एरिया है, इस एरिया को है, यहाँ पे 9 आर्यावर्त के शासक थे। इन लोगों को समुद्रगुप्त ने हराया और उनको अपने राज्य में मिला लिया। इनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया, ये आर्यावर्त के जो शासक थे। फिर उन्होंने कहा है कि दक्षिणापथ का जो ये लाल वाला जो एरिया दिख रहा है, दक्षिणापथ का जो एरिया था, यहाँ के राजाओं को उसने हराया, समुद्रगुप्त ने हराया और उन लोगों ने उसके सामने समर्पण कर दिया, उसके सामने हथियार डाल दिया। तो उसने उन लोगों को कहा कि तुम यहीं पे राज्य करो अपना, मेरे अधीन, उसके अधीनता में उन्होंने राज्य किया। फिर ये बैगनी वाला जो रीजन है इसके बारे में बताया गया है। इसके बारे में इन्होंने कहा है कि यहाँ जो नेपाल, भूटान, ये जो एरिया है, इधर के जो शासक थे ये चंद्रगुप्त का सम्मान करते थे, उसकी बात मानते थे, उसके बुलाने पे इसके दरबार में आ जाते थे और उसके लिए उपहार लेके आते थे। ये जो नीला वाला रीजन है, नीला वाला एरिया जो है, इसके अलावा श्रीलंका भी है इसमें, यहाँ पे दिख रहा है श्रीलंका। ये लोग जो है समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर लिए थे और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किए थे। वंशावलियाँ क्या होती हैं।
अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह पितामह यानी कि परदादा और दादा, प्रपितामह मतलब परदादा होता है, पितामह मतलब दादा होता है, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। मतलब पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त वंश के सबसे पहले शासक वो नहीं थे। पहले राजा जो थे गुप्त वंश के वो श्रीगुप्त थे। चंद्रगुप्त जो थे वो पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। यह उपाधि समुद्रगुप्त ने भी धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। मतलब श्रीगुप्त जो थे उनका और घटोत्कच जो थे इसके दादा थे समुद्रगुप्त के। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासकों को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अगले अध्याय में मिलेगी हमें। तो बेसिकली जो है समुद्रगुप्त के बारे में जो है उनके बाद के जो राजा आए उनसे भी जानकारी मिलती है। जैसे उनके बाद जो है उनके बेटे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय आए थे, उनकी वंशावली से भी जानकारी मिलती है। अभिलेख और सिक्के जो हैं वो भी उनके बारे में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देते हैं। फिर हर्षवर्धन तथा हर्षचरित के बारे में बात करते हैं। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। यहाँ पे ये बताया गया है कि हर्ष के बहुत सारे राजाओं के बारे में सिक्कों अभिलेखों से पता चलता है। कुछ राजाओं के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे राजाओं में से एक राजा है हर्षवर्धन जिनकी जीवनी का नाम है हर्षचरित और ये बाणभट्ट ने लिखी है और संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री ष्वेनसांग जिसे वेनसांग भी कहते हैं, जिनके बारे में पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। तो बेसिकली इसमें इतना बस हमें निकालना है कि हर्षवर्धन के समय में ष्वेनसांग या वेनसांग जिसे कहते हैं ये आया था और उसने हर्ष के बारे में हर्ष के राज्य में जो कुछ भी देखा उसका काफी विस्तृत विवरण उसने दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। अगर हर्ष की कहानी देखें तो हर्ष जो थे अपने पिता के बड़े बेटे नहीं थे, उनके बड़े एक भाई थे। हर्ष के बड़े भाई थे, उनका नाम था राज्यवर्धन और हर्ष की एक बहन भी थी जिनका नाम राज्यश्री था। राज्यश्री की शादी जो है जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कन्नौज के राजा से हुई थी। कन्नौज के राजा जो थे वो मौखरी वंश के राजा थे, गृहवर्मन नाम था उनका। गृहवर्मन की हत्या जो है वो मालवा के राजा ने कर दी थी। मालवा का राजा जो था वो देवगुप्त था। अब उसने हत्या करने के बाद जो है हर्ष की बहन को बंदी बना लिया, जो राजश्री थी उनको बंदी बना लिया। उनको बचाने के लिए राज्यवर्धन गए, राजश्री को छुड़वाने गए, उन्होंने देवगुप्त की हत्या कर दी। देवगुप्त की हत्या करके मालवा से वापस लौट रहे थे तो बंगाल का राजा शशांक था, वो गौड़ शासक था और वो जो है देवगुप्त का मित्र हुआ करता था। उसने क्या किया, राजवर्धन की हत्या कर दी। अब राजवर्धन की जब हत्या होगी तब हर्ष राजा बने और उन्होंने कन्नौज को अपने अधीन किया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया था। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीत कर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। हर्ष जो है मगध को जीत लिए थे और बंगाल को भी संभवतः जीत लिया था उन्होंने, ऐसा यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है। इस तरह से उन्हें पूर्व में काफी सफलता मिली थी। मगध जो है काफी बड़ा, हर्ष से पहले हम लोगों ने पढ़ा गुप्त वंश में या फिर मौर्य वंश में सबसे बड़ा साम्राज्य था वो मगध ही था। तो मगध को भी उन्होंने हर्ष ने जीत लिया था। जिस तरह से पूर्व वाला जो एरिया था पूर्वी भारत था उधर काफी सफलता मिली थी। बंगाल भी जीता था उन्होंने, बंगाल में भी आक्रमण किया ही था, शशांक से बदला लेने के लिए किया था। जैसी सफलता उन्हें इस तरह पूर्व में काफी सफलता मिली, लेकिन जैसी सफलता पूर्व में मिली थी वैसी सफलता इनको अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। अब पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य था कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। तो दक्षिण भारत में उसमें सबसे बड़े राजवंश जो थे वो थे पल्लव और चालुक्य। पल्लव जो थे वो कांचीपुरम से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैले हुए थे, जबकि चालुक्य जो थे कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में उनका राज्य था। चालुक्यों की राजधानी जो थी वो ऐहोल थी। पल्लव की कौन सी थी, कांचीपुरम थी और चालुक्यों की ऐहोल थी। यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहां कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। तो ये जो थे पल्लव और चालुक्य आपस में लड़ते रहते थे और जनरली ये लोग राजधानियों को निशाना बनाते थे क्योंकि राजधानी जो थी
समृद्ध थी, वहाँ पे लूटने को माल ज़्यादा मिलता था। पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो सबसे प्रसिद्ध चालुक्य नरेश थे, चालुक्य राजा थे, सबसे प्रसिद्ध पुलकेशिन द्वितीय थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति के द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो चालुक्य राजाओं की भी प्रशस्तियाँ इसमें लिखी गई। इसमें उनके पूर्वजों, खासतौर पर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राज के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। तो बेसिकली यहाँ पे रवि कीर्ति ने प्रशस्ति लिखी है, जो उन्होंने काफ़ी तारीफ की है पुलकेशिन द्वितीय की। उसमें उन्होंने लिखा है कि इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए और दोनों तटीय इलाकों में अपने सेनाएं भेजी और खुद जाकर लड़ाई करी और जीते। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। हर्ष को भी इन्होंने हराया था नर्मदा नदी के तट पर, जैसा हमने भी पीछे पढ़ा। और ये कह रहे हैं कि हर्ष का मतलब होता है आनंद या खुशी। तो ये उस पर एक कटाक्ष कर रहे हैं कि इस लड़ाई के बाद, इस हार के बाद, जो हर्ष की हार हुई, उसके बाद हर्ष नहीं रह गया। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया था। उसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। तो बेसिकली है, चालुक्य और पल्लव आपस में लड़ते लड़ते इतना कमजोर हो गए कि बाद में राष्ट्रकूट और चोल वंश के राजाओं ने इनको आके हरा दिया। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। इन्होंने भी अपना भूमि कर लेना जारी रखा। जमीन पर टैक्स जो है वो जारी रखा इन लोगों ने। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। अब जो है अभी भी प्रशासनिक इकाई थे गाँव ही थे, लेकिन कुछ बदलाव आ गए थे। जैसे राजा जो है पावरफुल लोगों से समर्थन लेने के लिए बहुत सारी स्टेप्स लेने लगे। जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कभी हरिशेन जो थे अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। तो कुछ पद जो थे आनुवंशिक बन गए। दूसरा जो था, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे हरिशेन की ही बात करें तो केवल महादंडनायक ही नहीं थे, एक कुमार अमात्य भी थे, अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्राहक भी थे, यानी कि युद्ध और शांति के विषयों के भी मंत्री भी थे। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर तथा शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। तो यह है कि वहाँ पे बहुत सारे नगरों में बहुत सारे प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला भी होना लगा। जो प्रमुख व्यक्ति थे, जिनका जो कुछ मेन प्रमुख व्यक्ति जो थे, उनके जो नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी जो है मुख्य बैंकर को कहा जाता था, या शहर का जो है सबसे बड़ा व्यापारी जो होता था उसे नगर श्रेष्ठी कहते थे। सार्थवाह जो है व्यापार, एक सार्थवाह भी बड़ा अधिकारी था जो व्यापारियों के काफिले का नेता था। उसके अलावा प्रथम कुलिक हुआ करता था जिसको मुख्य शिल्पकार कहते थे, और लिपिकों के प्रधान को या कायस्थों के जो प्रधान थे, ये लोग जो है वहाँ के मुख्य व्यक्ति हो गए थे उस शहर के, और इनको जो है इनका भी समर्थन राजा जुटाने की कोशिश करता था। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि वे अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। तो ये जो समर्थन जुटाने की नीति थी ये काफ़ी हद तक काम तो करती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता था कि जो ये शक्तिशाली व्यक्ति थे जिनका समर्थन राजा जुटाता था, वो खुद ही इतना शक्तिशाली हो जाता था कि वो अपना अलग राज्य बना लेता था। एक नए प्रकार की सेना, यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है, आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें लिखा है, कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, जिनमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे, पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे। तो अभी भी राजाओं के पास, कुछ राजाओं के पास अभी भी पुराने राजाओं की तरह सेना थी, जिसमें हाथी थे, रथ थे, घुड़सवार थे, लेकिन इसके साथ एक कुछ सेना नायक भी उभरे। कुछ सेना नायक हुआ करते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। मतलब कुछ सेना नायक ऐसे थे जिन्होंने अपनी अलग सेना बना रखी थी, और राजा जो है उनको आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अपने पास बुलाता था कि आइए लड़ाई में चलते हैं, लड़ाई करते हैं। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। तो ये सेना नायक जो थे आएंगे, राजा की हेल्प तो करेंगे लड़ाई में, लेकिन इनको कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता। बदले में इनको मिलता क्या था? इनको बदले में कुछ भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये लोग टैक्स वसूलते थे। जो सेना नायक थे, जिन्होंने सेना पाल रखी थी, वो लोग, उनको कुछ भूमि दे दी जाएगी, कुछ जमीन दे दी जाएगी, उस जमीन पर टैक्स लगाएंगे ये लोग, और उस टैक्स से जो पैसा मिलेगा, जो आमदनी होगी, उससे वो सेना तथा घोड़ों की देखभाल करेंगे उस पैसे से। साथ ही इससे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे।
इस तरह के व्यक्ति को सामंत कहा जाता था, जो अपनी एक सेना पाल कर रखते थे, ऐसे व्यक्ति को सामंत कहते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। जहां शासक दुर्बल होना शुरू हुआ, सामंत भी स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगेगा। दक्षिण राज्यों में सभाएं, पल्लवों के कई अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। तो पल्लव अभिलेखों में बहुत सारे सभाओं की भी चर्चा की गई है। उसमें से जो एक प्रमुख है वो है, जिसका नाम ही है सभा। ये जो है ब्राह्मण भूस्वामियों का एक संगठन था। ये जो सभाएं थी, जो सभा थी, ये उप समितियों के जरिए, उनकी कई सारी इनके अंदर समितियां बनी हुई थी, उप समितियां बनी हुई थी। इनके जरिए जैसे सिंचाई के लिए अलग समिति बनी होगी, खेती बाड़ी से जुड़े अन्य कामों के लिए अलग समिति बनी होगी, सड़क निर्माण के लिए अलग समिति है, स्थानीय मंदिरों की देखरेख के लिए अलग समिति है। तो ये सारे काम जो है समितियों के माध्यम से ये लोग करते थे। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। तो जहाँ पे भूस्वामी, जो जमीन के मालिक जहाँ पे ब्राह्मण नहीं होते थे, वहाँ का जो ग्राम सभा है उसे उर कहा करते थे। नगरम व्यापारियों का एक संगठन का नाम था, याद रखेंगे ये चीज। नगरम जो है व्यापारियों के संगठन को कहते थे। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। उस जमाने में आम लोग, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। इससे पहले भी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि प्राकृत जो थी जनसामान्य की भाषा थी, और संस्कृत जो थी वो क्लिष्ट लोगों की भाषा थी, वो बड़े लोगों की, उच्च लोगों की, संभ्रांत लोगों की भाषा जो थी, संस्कृत थी। तो कालिदास के नाटकों में बेसिकली हमें ये देखने को मिलता है कि आम जीवन जो है वो कैसा था। कालिदास अपने नाटकों में जो है राज दरबार का चित्रण बहुत अच्छे से करते हैं। और उसमें जो रोचक बात है वो यह है कि ज़्यादातर जो राजा हैं और ब्राह्मण हैं, जो उच्च लोग माने जा रहे हैं, जो संभ्रांत लोग माने जाते थे उस समय के समाज में, वो लोग संस्कृत बोलते थे, जबकि अन्य लोग, रानी, महिलाएं तथा अन्य लोग जो हैं, जो बाकी आम प्रजा है, वो लोग प्राकृत भाषा बोलते हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत नाम की एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का नाटक है कालिदास जी का। उसके अंदर जो है बेसिकली वो है क्या, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है, उनकी प्रेम कहानी है। इसमें यह भी बताया गया है कि गरीब मछुआरे के साथ राज्य कर्मचारियों दुर्व्यवहार करते हैं। आइए उस कहानी को देखते हैं। उस कहानी में क्या है कि एक मछुआरे को एक अंगूठी मिलती है। यह अंगूठी राजा जो है, जो राजा दुष्यंत और शकुंतला को भेंट किए थे, पर संभव एनी हाउ जो एक मछली थी जो उस अंगूठी को निगल गई। उस मछली को उस मछुआरे ने पकड़ा। जब मछली को काटा तो अंगूठी निकली। वो अंगूठी लेके वो राजा के पास जाता है, लेकिन राजमहल पहुंचे उससे पहले ही द्वारपाल जो उसे देख के चोरी का आरोप लगा देता है उसके ऊपर, और उसको जो मुख्य पुलिस अधिकारी होता है वो भी उसको, मछुआरे को बहुत बुरी तरह से डांटता है। पर राजा जब उस अंगूठी को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं और मछुआरे को इनाम देते हैं। जब इनाम देते हैं तो पुलिस वाला और द्वारपाल जो है मछुआरे के इनाम में से कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने की तरफ चल पड़ते हैं। ये है कहानी। आइए आगे देखते हैं। चीनी यात्री फाशियन या फाहियान भी कहते हैं का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। तो बेसिकली उस समय छुआछूत का जो था प्रावधान था और उनकी दुर्गति बहुत ज़्यादा थी, जिनको अछूत माना जाता था। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। जो अछूत लोग थे, जिनको अछूत माना जाता था, जो शूद्र थे, उन लोगों को शहरों से बाहर रहना पड़ता था। फाहियान लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो ये सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। तो बेसिकली वो शहर के बाहर रहते थे और जब इनको शहर के अंदर किसी काम से अगर आना है तो ये क्या करेंगे, एक लकड़ी के टुकड़े को बजाते हुए आएंगे ताकि लोग जो है ये समझ जाए कि अछूत आ रहा है और उससे हमें दूर रहना है, अपने आप को बचा कर रखें, कहीं ऐसा ना हो बंदा इन्हें छू जाए। इतना भेदभाव था। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। ये देखते हैं बाणभट्ट ने क्या कहा है। बाणभट्ट जी ने कहा है, राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियार के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल, तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। तो एक तरह से जो है राजा काफी
शाही यात्रा लेके चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जुटे बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाढ़ भट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। तो यहाँ पे जो है राजा की शाही सेना का और उसकी वजह से होने वाले नुकसान का जो है एक वर्णन जो है बाणभट्ट जी ने किया है। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा चैप्टर। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।